गई। और आइए अब आपको फिर से लिए चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम की ओर। अनामिका साहित्य की दुनिया का एक बेहद मशहूर नाम, एक साहित्यकार, लेखक और एक कवयित्री भी, जिन्होंने ना जाने कितने पुरस्कार और सम्मान अपने नाम किए हैं। और हाल ही में उन्होंने लॉन्च की अपनी वेब मैगजीन। ये शाम काफ़ी यादगार रही क्योंकि इसमें साहित्य के साथ साथ अभिव्यक्ति की दुनिया के कई मशहूर नाम शामिल हुए। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने ना दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मन। साहित्य के शब्दों को किरदारों की जुबानी पेश करने का ये अनूठा अंदाज। दरअसल ये कार्यक्रम प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार और कवित्री अनामिका को समर्पित है। दुनिया में कुछ और रहे ना रहे, रहेगा ना ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है जिससे फिर राई रहेगी ये जिसे ठिठुरते हुए देखी जाती है दूर चलती हुई आवाज। सुनो हमें अनहद की तरह। शून्य द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाइलिंगुअल वेब मैगजीन पश्योंती का अनावरण किया गया। साथ ही पुस्तक के साहित्यिक अंशों को विभिन्न किरदारों की जुबान में पेश किया गया। सुना था कि अधर में लटकी हुई अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी, रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची बोले वे चीख कर, आम्रपाली क्यों तरुण कुमारों से धुर अपना टकराती। अनामिका हिंदी साहित्य में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आम्रपाली 100,000 ले और इस बात का निमंत्रण हमें दे। अरे पुत्रों, यदि तुम पूरा वैशाली गणराज्य भी मुझे दे दो तो भी मैं ये महान भाग तुम्हें नहीं देने वाली। पुस्तक प्रेमी अक्सर कहते हैं कि पुस्तक ही संस्कृति है और पुस्तक ही सच्ची मित्र है। वाकई पुस्तकों से किसी देश की संस्कृति प्रवाहमान रहती है और अगर पुस्तक में लिखे अंशों को सुंदरता से प्रस्तुत कर दिया जाए तो सुनने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों को अगर आवाज का लिबास दे दिया जाए तो बात दिल पर जरूर असरअंदाज होती है। और इस तरह के कार्यक्रम जीवन को करीब से देखने का एक नया मौका देते हैं। कम उम्र में इसको इतनी बुद्धि कैसे हुई? कैसे ये इतनी बुद्धिमान है? कितनी बातें लिखती है, कितनी बातें कहती है। बहुत छोटी सी थी, हम लोग एक कवि सम्मेलन में गए थे, बड़े बड़े कवि थे। किसी ने पूछा बच्ची को देखकर, ये अपने पिताजी के साथ बैठी थी, बहुत बड़े गीतकार थे, तुम्हारा क्या नाम है? तो छनमनाते हुए बोली, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। तो पूछा कि कोई नाम तो होगा? मेरा कोई नाम नहीं। अनामिका को हिंदी साहित्य में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अनामिका समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवित्रियों में शामिल की जाती हैं। कहीं न कहीं जहाँ तक वही संवाद पूरा होता है जिसमें आप बचपन की सारी परिस्थितियाँ किसी की जान जाएं।
वाकई इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम हमें जीवन से जोड़ते हैं और जीवन को करीब से देखने का मौका देते हैं। में चलते थे तो फिर भी ऐसे प्रसंग छिड़ जाते थे जब आपस में अंतरंग संवाद घट जाता था, खाना घर का खुल जाता था। मोनिका आप तो हिंदी भी समझ। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। ट्रेन में लोग साझा खाना खाते थे, अपने एक डोलची होती थी, एक हॉलडॉल होता था, किसी के पास बिस्तर न हो तो वो हॉलडॉल खुल जाता था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर ओर से कठोर आवाजें उठ रही हैं और ऐसे में हमारे कलाकार भी पीछे नहीं हैं। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में हुए एक बेहद यादगार कार्यक्रम में, जहां पर विश्वविख्यात नृत्यांगना और गुरु पद्मश्री गीता चंद्रन ने अपने नृत्य के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बेहद सशक्त संदेश दिया। शंकरा जटाधरा सदा शिवा गंगाधरा, शंकरा जटाधरा सदा शिवा गंगाधरा। भारत की विविध कलाओं में नृत्य एक ऐसी कला है जो अपनी आत्मा से संवाद का अवसर प्रदान करती है। इसी कला में अनुशासन और समर्पण के भावों को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता है। दिल्ली के चिन्मय मिशन सभागार में नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्रन ने नाट्य वृक्ष कर्मों का एक शक्तिशाली प्रदर्शन समागति प्रस्तुत किया। साथ ही कार्यक्रम का आरंभ शिव जी को श्रद्धांजलि देते हुए किया। समागति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक साथ आना, एक साथ प्रगति करना, और गीता चंद्रन ने इन विषयों के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी सुंदर चित्रण किया। गीता चंद्रन प्रसिद्ध नृत्यांगना, नृत्य निर्देशिका और नाट्य वृक्ष की संस्थापिका भी हैं। मधुर मधुर मुरली धुन साजे, शरद विमल नभ चंद विराजे। मधुर मधुर मुरली धुन साजे। पहला जो वर्क था वो शिव के ऊपर था और शिव तांडव के ऊपर, जो हमारा ओरिजिनल कोरियोग्राफी है। दूसरा तो था वो एक ट्रेडिशनल जतिस्वरम था, जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिदमिक पैटर्न में था। उसको हमने एक ग्रुप में एनविसाज किया। फिर उसके बाद एक बहुत ट्रेडिशनल दीक्षितर कॉम्पोजिशन को लेके उसको एक नया लुक दिया, एक कंटेम्प्रेरी तरीके से उसको देखा और उसको प्रस्तुत किया। और फिर एंड में हम लोगों ने रास किया, जो कि कहा जाता है कि कृष्ण की लीलाओं में से सबसे जो ऊंची लीला थी वो रास माना जाता है। और श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है और हम लोगों ने उसी से लेके इस कॉम्पोजिशन को हित हरिवल्लभ जो के जो कॉम्पोजिशन हैं, जो अष्टछाप के कवि हैं, तो उनका कॉम्पोजिशन खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, तो उसको लेके हमने पूरा रास का जो है माहौल, शरद पूर्णिमा है और फिर गोपियाँ जो हैं सज धज के आ रही हैं, बाजे बज रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत चीज़ें जो रास में होती हैं। और फिर कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं बीच में और गोपियाँ जो हैं उनके लिए अपना बहुत ही एक क्या करते हैं कि उनकी जो व्यथा जो है उसको व्यक्त करती हैं और पूरे जंगल से पूछती हैं और सब जंतुओं से पूछती हैं कहाँ हैं कृष्ण। फिर कृष्ण एकदम से आते हैं, फिर उनके बांसुरी का जो असर होता है और फिर सुंदर रास जो वो रचते हैं। समागति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों और उनसे जुड़े गहरे अर्थ के साथ साथ मंथन करने पर मजबूर कर दिया।
रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय फैब्रिक अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। भारतीय परिधान, ये डिज़ाइंस पूरे विश्व में मशहूर हैं। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित एक बेहद खास प्रदर्शनी में। खास इसलिए क्योंकि इस प्रदर्शनी में भारतीय ऊन की विभिन्न वैरायटीज़ को प्रदर्शित किया गया। भारतीय ऊन की उच्च गुणवत्ता का जश्न मनाया गया। भाई उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह आपको रंग बिरंगे स्वेटर्स और ये ऊन से बने खास परिधान नजर आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रदर्शनी काफी पसंद आई दर्शकों को। किसी भी कारीगर के हुनर को अगर सराहा जाए तो इसके लिए वो पल उसकी मेहनत और लगन का हासिल होता है। हमारा भारत विविध कलाओं और सभ्यताओं से समृद्ध है, लेकिन आज ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जिनका रंग रूप बदल चुका है। अगर हम देसी ऊन की बात करें तो आज भी देसी ऊन लोगों को बेहद पसंद आता है। किस तरह से भेड़ से ऊन को निकाला जाता है और कितने दिनों में ऊन से कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ये कारीगर बहुत मेहनत करके बेहतरीन चीजें बनाते हैं और अपने हाथों से बनाते हैं। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में देसी ऊन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के कारीगरों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन कारीगरों में महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही थी, साथ ही वहां आए कला प्रेमियों को इस कला से अवगत करा रही थी। ये देसी ऊन का हब है, कलेक्टिव है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो ऊन के साथ काम करते हैं, और हमारा मिशन है कि इंडियन ऊन को प्रमोट करने के लिए, उसका वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। और अभी जो है करीबन 80% जो ऊन बनते हैं हर साल वो वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारा मोटिवेशन है कि ये हम कैसे ऊन को वैल्यू को इंक्रीज करें। इस फेस्टिवल का आयोजन सेंटर फॉर पेस्टोरलिज्म ने किया था और इनका उद्देश्य यही था कि लोकल कारीगरों के फन को बढ़ावा दिया जा सके। जो चीज खाना का आते हैं ये बनाते हैं, इसका कपड़ा बनते हैं, तैरना का भी बनते हैं, ये ओढ़ना का भी बनते हैं, गर्मी के तैरने के भी ठंडी में बनते हैं, वो अच्छी के लिए। ऊन भेड़े की ऊन है, हाँ, उसको लेकर उसको बनाते हैं, उसका भी कपड़ा बनाते हैं। ठंड में बहुत काम लगते हैं, गर्मी के लिए ठीक रहते हैं, टाट में गर्मी के लिए। तो ये लोग जिन्होंने ये स्थापित किया है, इससे ऊन की कहानी बताई जा रही है, पुराने क्या इस्तेमाल किए जाते थे, और उस स्टेज पे काफ़ी जो आजकल की इंडस्ट्रियल इनोवेशंस हो सकती हैं, जिसमें जो ऊन फेंका जा रहा है वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ वूल अवेलेबल हैं इंडिया में, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और आर्टिसन से बात करके आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज अदरवाइज़ हम लोगों को मौका नहीं मिलता है जो बनाते हैं आर्टिस्ट, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, प्रोसेस देखने का। इनफैक्ट एक वक्त था जब भेड़ से ये कारीगर ऊन निकालते और अलग अलग उत्पाद बनाते, लेकिन समय के साथ साथ अब इसमें काफी बदलाव आ गया है। अब मशीनी चरखों का आविष्कार हो चुका है, जिससे ऊन काटी जाती है, लेकिन वक्त भी बचता है और कारीगर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं। ये भेड़ का शरीर में आने वाला ऊन है, इसको धुलाई करने के बाद हम ये कार्डिंग की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं कार्डिंग के लिए, तो मैंने ये छोटा सा यंत्र बनाया है जो इस ऊन को खोल देता है, कताई करने लायक बना देता है। एक कार्डिंग है। फिर उसके बाद स्पिनिंग के लिए मैंने स्पिनिंग चरखा बनाया है, दूसरा चरखा बनाया है, उसमें मोटर भी लगाई है। फिर बुनाई के लिए मैंने करघे बनाए हैं। हाँ, पहले तो शुरू में हम इस तकली, इसको तकली बोलते हैं, तकली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें कम उत्पादन होता है। फिर ये चरखा आया, ये ऊनी चरखा इसको कहते हैं, तो इसमें हम काम करते हैं और थकान भी कम होती है
होने को तो थकान भी उसमें नहीं होती है, लेकिन थोड़ा मात्रा कम होती है। तो उसके बाद हमने इस चरखे में हम कताई करते हैं, और ये इसके साथ साथ हम पार्ट टाइम दूसरा काम करते हैं, क्योंकि पूरा यही नहीं करते हैं। आजकल ऊन की समस्या है ना, ऊन नहीं मिल पाती है, तब हम इसको पार्ट टाइम में करते हैं जितनी ऊन मिल जाती है। आमतौर पर हम लोगों को सिखाने का काम करते हैं। वाकई इन कारीगरों की कला को एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला, जिससे इन कारीगरों के अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल की एक झलक भी साफ नजर आई। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। आइए अब आपको ले चलते हैं कैनवस की दुनिया में। एक कलाकार जब अपनी सोच को, अपने अनुभव को कैनवस पर रंगों के माध्यम से उतारता है तो वो हमें अपनी ही दुनिया में लिए चलता है। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं सुमित्रा अहलावत की एकल प्रदर्शनी में, जो वाकई बेहद खूबसूरत रही। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इसके अलावा महिलाओं का एक और पहलू है, और वो पहलू है उसका श्रृंगार, उसका लिबास। और महिलाओं के इसी पहलू को बहुत खूबसूरत तरीके से इस एग्जीबिशन में, इस चित्रकला प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। रंग और शब्दों का एक अनोखा रिश्ता होता है। शब्दों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन रंगों के शब्द पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चित्रकार रंग और रेखाओं से जबान का काम लेता है, सुंदर रंगों के माध्यम से अपनी बात कहता है। एक ऐसे ही रंगों और रेखाओं की चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी यानी आईफेक्स में। चित्रकार थी सुमित्रा अहलावत। चित्र के ऊपर तो ये है कि जो उसका मीडियम मायने रखता है कि कौन सा मीडियम है। जैसे चारकोल है, पेंसिल है, वो कम समय लेता है। फिर वाटर कलर है, और एक्रेलिक है, मिक्स मीडिया है, और ऑयल सबसे ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि एक तो थिक प्रोसेस होता है उसका, और उसको जो बिल्कुल गीला होता है उस पर नहीं करते। तो उसको पहला कोट, उसको 4 कोट मैं देती हूँ। 5वें में मेरा पेंटिंग फाइनल होता है ऑयल में। तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है। सुमित्रा अहलावत की चित्रकारी में नारी सौंदर्य को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। उनका मानना है कि सृष्टि में सबसे खूबसूरत नारी है। वो हर रूप में अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो। उसका सौंदर्य उसको आत्मविश्वास देता है। सुमित्रा जी का एग्जीबिशन हमें बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही सुंदर पेंटिंग है इनकी। जो भी इन्होंने औरतों की सुंदरता दिखाया है, इसमें गर्व महसूस हो रहा है, मतलब होता है। मुझे भी उसमें ऐसा लगा कि मैं भी उनके अंदर ही एक गर्व महसूस कर रही हूँ उनके चेहरे को देख के। बहुत ही अच्छी पेंटिंग और अच्छी सुंदर, बहुत पसंद आई मुझे तो। वाकई कला के क्षेत्र में उम्र कोई मायने नहीं रखती, बल्कि आप जितना काम करते हैं उतने ही कलात्मक बनते जाते हैं। और सुमित्रा अहलावत अपने ब्रश से महिलाओं को जो सुंदरता देती हैं, वो उनकी आत्मनिर्भरता की कहानी कहती हुई नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हैमलेट विलियम शेक्सपियर के सबसे मशहूर नाटकों में से एक दुखांत नाटक, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसके ना जाने कितने अडैप्टेशंस हम देख चुके हैं। छोटे पर्दे से लेकर रंगमंच तक, रंगमंच से लेकर बड़े पर्दे तक, दुनिया की करीब हर भाषा में हैमलेट को दिखाया गया है। एक बार फिर इसका अडैप्टेशन हुआ एक म्यूजिकल हिंदी ड्रामा के रूप में राजधानी दिल्ली में। आइए आपको फिर ले चलते हैं हैमलेट की दुनिया में।
हमें विभिन्न दृष्टिकोणों का अनुभव कराता है। जिन विषयों के बारे में हम नहीं जानते या जिन पर हमारे विचार नहीं जाते, उनको करीब से जानने का मौका थिएटर से बआसानी मिल जाता है। मैं देखता कि तुम मेरी बात